सो गाइज आज हम स्टडी करेंगे वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर की। वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर की। ओके सो अगर मैं पिक्चर ड्रॉ करूं पोटेंशियल बैरियर की, तो वो आपकी इस तरह की होगी। और ये पोटेंशियल बैरियर लेट सपोज इसकी जो हाइट है वो वी नोट है, और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, हम दो केसेस हो सकते हैं इसकी। एक तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है हायर देन द पोटेंशियल बैरियर हो, और एक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लोअर देन द पोटेंशियल बैरियर हो। तो हम पहले एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज हायर देन पोटेंशियल बैरियर लेके चलेंगे, है ना, उसे स्टडी करेंगे। उसके बाद एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लोअर देन द पोटेंशियल बैरियर लेके चलेंगे और उसे स्टडी करेंगे। ओके सो ये आपका पोटेंशियल बैरियर है जिसकी हाइट एनर्जी से ज़्यादा है ना। सो अगर हम क्वांटम मैकेनिकली देखें तो इसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जो आपका बैरियर है उससे आपका रिफ्लेक्शन भी हो, है ना, चाहे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ज़्यादा ही क्यों ना हो बैरियर से। बट अगर हम क्लासिकली देखें तो क्या होगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी रिफ्लेक्शन की अगर एनर्जी ज़्यादा है पोटेंशियल से। सो ये आपकी, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल जीरो होगी, यहाँ पे आपका ये आपका सपोज एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट है और ये आपका एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट है। ठीक है, तो विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज ए, एंड इस साइड भी आपका क्या है, पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो इस रीजन में टोटल पोटेंशियल आपका वी नोट रहेगा, है ना, पूरे में। तो मैं अगर वी ऑफ एक्स लिखना चाहूँ, पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखना चाहूँ, तो मैं देखूंगा कि स्टार्टिंग में तो जब तक आपका एक्स जो है वो जीरो से छोटा है तब तक तो आपका जीरो रहेगा, ये देखो ये वाला रीजन है ना। उसके बाद आपका जब एक्स से ए तक की जीरो से, यानी एक्स इक्वल्स टू जीरो से ए तक जो है आपका, इसकी वैल्यू वी नोट है पोटेंशियल की, है ना। और इसके बाद ए के बाद जितनी भी एक्स की वैल्यूज है उन सब के लिए क्या है आपका एक्स, उन सब के लिए जीरो है। ए से जितना भी बड़ी वैल्यूज होगी उन सब के लिए भी क्या है, जीरो है। ठीक है, सो ये आपका पोटेंशियल फंक्शन हो गया। सो अब अगर मैं फर्स्ट केस स्टडी कर रहा हूँ आपका, तो उसमें मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसमें मैं पढ़ रहा हूँ कि जब आपका एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज हायर देन दैट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, वो वाला केस मैं स्टडी करूंगा। सो अगर पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा आपकी एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, तो अभी उसमें तीन रीजन आपके बन रहे हैं, रीजन नंबर वन, रीजन सेकंड एंड रीजन थर्ड। इन तीनों रीजन के लिए मैं आपकी अलग अलग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखूंगा, उन्हें सोल्व करूंगा और उनके सॉल्यूशन से ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वगैरह कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, वेव फंक्शन वगैरह। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर हम लिखें तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट रीजन के लिए, अगर मैं लिखूं, सो इट विल बी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m एंड डी स्क्वायर साई 1 बाय डी एक्स स्क्वायर। साई 1 मतलब वेव फंक्शन ऑफ फर्स्ट रीजन, और ये आपका क्या होगा, ये होगा आप इक्वल टू ई साई 1, है ना, एनर्जी ऑफ फर्स्ट रीजन। एनर्जी, क्योंकि एनर्जी पोटेंशियल तो जीरो है फर्स्ट रीजन में, तो इसलिए पोटेंशियल वाला टर्म आया ही नहीं, है ना। अब ये दोनों टर्म एक ही साइड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, इस टर्म को उस साइड, इस साइड डिवाइड में, उस साइड मल्टीप्लाई में गया, तो ये आपका हो गया डी स्क्वायर साई 1 डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2me अपॉन एच स्क्वायर साई 1। ओके, और ये माइनस,
अब अगर इसे आप इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच स्क्वायर साई वन इक्वल्स टू 0. ओके, so this is our differential equation. ओके, और ये जो मैं आपका h लिख रहा हूँ ये एक्चुअल में क्या है, आपका h कट है ना, तो ये मैं h कट लिख रहा हूँ, h लिख रहा हूँ, ठीक है, ये एक ही चीज़ है, ये h कट ही है, आपका रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट ही है, चाहे तो हम इसे h कट भी लिख सकते हैं, है ना। तो मैं इसे h कट ही कर लूँ, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो कोई भी, है ना। दिस इज h कट, h cut is nothing but h divided by 2 pi, that is h cut, ठीक है, reduced Planck constant. सो अभी हमारी फर्स्ट रीजन में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो अगर मैं इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू अल्फा स्क्वायर कंसिडर कर लूँ, ठीक है, अल्फा स्क्वायर, तो इट मीन्स अल्फा स्क्वायर इज नथिंग बट 2me अपॉन h कट स्क्वायर, ठीक है, तो इट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या हो गई आपकी, अंडर रूट 2me अपॉन h कट स्क्वायर. ओके, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. अब अगर मैं इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपका अल्फा के टर्म्स में लिख दूं, इस सेम डिफरेंशियल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, डी स्क्वायर साई वन बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई वन इक्वल्स टू 0. अब इस टाइप की डबल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास है तो उसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो आपको क्या है, साई वन ऑफ एक्स इज नथिंग बट ए ई आयोटा अल्फा एक्स प्लस बी ई माइनस आयोटा अल्फा एक्स, ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का जनरल सॉल्यूशन ये देगी, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डबल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हो और आपका यहाँ पे प्लस हो बीच में और यहाँ पे कोई कांस्टेंट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ हो और ये आपकी जनरल इक्वेशन हो, तो ऐसा सॉल्यूशन आएगा आपका, ठीक है। तो अब ये होगी आपकी फर्स्ट रीजन की, तो लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन एज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आपकी हम सेकंड रीजन की बात करें अगर, तो सेकंड रीजन में क्या है आपका पोटेंशियल, सेकंड रीजन में पोटेंशियल आपकी वी नॉट है, तो पोटेंशियल वी नॉट है, तो अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या होगी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई टू, सेकेंड रीजन में साई टू है, डी एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट साई टू इक्वल्स टू ई साई टू, ठीक है। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल तो सेम ही रहेगी, बस पोटेंशियल आपकी वी नॉट हो जाएगी सेकंड रीजन में, ठीक है, क्योंकि सेकंड रीजन में ही बैरियर स्टार्ट हो रहा है आपका और एंड हो रहा है ना। तो अब अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस वाले टर्म को आपका शिफ्ट कर दूं इस साइड है ना, और इस वाले तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई टू बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, साई टू कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, ई माइनस वी नोट इंटू साई टू, है ना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ ये टर्म जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, है ना, यानी रेसिप्रोकल होकर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो डी स्क्वायर साई टू बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नोट साई टू. ओके, अब इस टर्म को आप इस साइड ले आइए, तो ये डी स्क्वायर साई टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नोट साई टू इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा थी तो इसलिए आपका ई माइनस वी नोट जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, तो इसलिए हमने एनर्जी माइनस पोटेंशियल किया है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेम उसी फॉर्म की आ गई, बस आपको इस कांस्टेंट को बीटा स्क्वायर कंसीडर करना है। तो इट मींस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नोट,
अब अगर आप रूट करोगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m/h² ई माइनस वी नोट का रूट। ओके, so that is the value of beta square. Okay, so अब अगर मैं इस इक्वेशन को बीटा स्क्वायर के टर्म्स में लिख दूं तो मुझे मिलेगी डबल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बीटा एंड साई टू स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिलेगी, और यही डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फर्स्ट टाइम थी, वो ए के टर्म्स में थी। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता है, जनरल सॉल्यूशन तो क्या आएगा, साइड टू ऑफ एक्स विल बी नथिंग बट, अब इसमें कॉन्स्टेंट्स आपके डिफरेंट होंगे। लेट सपोज सी ई आयोटा बीटा एक्स प्लस डी ई माइनस आयोटा बीटा एक्स। ठीक है, तो इसमें हमने सी और डी कंसिडर कर लिए कॉन्स्टेंट्स आपके, और ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। ओके, लेट सपोज इट इज सेकंड इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में हमने फर्स्ट रीजन की जो आपकी वेव फंक्शन आया था उसका डिफरेंशियल सॉल्यूशन लिखा था, और सेकंड इक्वेशन में हमने जो सेकंड रीजन की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, अब हम थर्ड रीजन कंसिडर करेंगे। थर्ड रीजन में आपका क्या है, थर्ड रीजन में फिर से पोटेंशियल जीरो है, तो वो भी फर्स्ट रीजन जैसे ही आएगा, है ना। तो उसमें भी आपका क्या है, -h²/2m डी स्क्वायर साई 3 बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, उसमें पोटेंशियल जीरो है तो ई साई 3, पोटेंशियल को लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जीरो है। अब इसे डिफरेंशियल इक्वेशन को भी, और बाकी जो दो ऊपर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उनकी तरह, अगर -h²/2m को उस साइड ले जाके और वापस से इस साइड लाएंगे तो ये आपका प्लस 2me/h² हो जाएगा, साई 2 इक्वल्स साई 3 इक्वल्स टू 0। साई 3 मीन्स वेव फंक्शन इन द थर्ड रीजन, है ना। सो ये भी आप देख रहे हो कि फर्स्ट इक्वेशन जैसे ही हुआ है ना, बस साई 1 की जगह पे साई 3 है। तो इस कांस्टेंट को अब की बारी आप ये से जो कांस्टेंट फर्स्ट रीजन में आया था वही कांस्टेंट सेम है ये, तो इसे अल्फा स्क्वायर हमने कंसिडर किया था उसमें, तो इसमें भी अल्फा स्क्वायर ही होगा। तो साई 3 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, साई 3 ऑफ एक्स, दैट विल बी नथिंग बट, इसमें डिफरेंट कांस्टेंट आएंगे आपके, तो ए बी सी डी हमने यूज कर लिया। तो अब आपका आ गया एफ, क्योंकि ई से तो एक्सपोनेंशियल है, ई आयोटा अल्फा एक्स प्लस जी ई माइनस आयोटा अल्फा एक्स। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर थर्ड रीजन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन लेट्स कंसिडर। ठीक है, अब हमारे पास आपके थ्री सेट्स ऑफ इक्वेशन आ गए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट रीजन, second equation is the solution in the second region and third equation is the solution in the third region, और तीन ही रीजन आपके इसके बने हैं। ठीक है, लेकिन अब हम कुछ चीजें इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि थर्ड रीजन में जो आपका फर्स्ट कोफिशिएंट है, जो आपका फर्स्ट कोफिशिएंट है एक्सपोनेंशियल का, जैसे कि एफ, वो आपका फोर गोइंग वेव को दिखा रहा है, मतलब जो स्ट्रेट जाएगी वेव, आगे की तरफ जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, उसे दिखा रहा है ना। और जो ये है दूसरा वाला कोफिशिएंट, ये आपका बैकवर्ड वाली वेव को दिखा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि थर्ड रीजन में कोई बैकवर्ड मोशन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसलिए जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। सो इट मीन्स जी शुड बी जीरो। क्यों, बिकॉज देयर इज नो रिफ्लेक्शन इन थर्ड रीजन। थर्ड रीजन में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, थर्ड रीजन में तो गया तो वापस गया, है ना, वो वापस नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो तो पोटेंशियल बैरियर पार क्रॉस कर चुका है। ओके, सो इसलिए जी की वैल्यू हो गई आपकी जीरो। तो इसलिए थर्ड इक्वेशन आपकी अब रेड्यूस किसमें हो गई, x3 ऑफ x इक्वल्स टू एफ ई आयोटा अल्फा एक्स। नाउ दिस बिकम्स द थर्ड इक्वेशन। ओके, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब हम कुछ आपके बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे
और बाउंड्री कंडीशन लगा के हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशंस क्या है आपकी? बाउंड्री कंडीशंस मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि आपकी बाउंड्री कंडीशंस में कुछ नहीं होगा कि जो बाउंड्रीज है उन पे वेव फंक्शन की वैल्यू और उनके फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस रहेंगे। ठीक है, इसलिए ही उनकी वैल्यू आपकी मैच होनी चाहिए, यानी यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वेव फंक्शन की और यहाँ पे जो वैल्यू है वेव फंक्शन की वो फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन और सेकंड रीजन और थर्ड रीजन पे सेम होनी चाहिए और उनके डेरिवेटिव्स भी। ठीक है, तो यही बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। सो इट मीन्स psi 1 at x equals to 0 should be same as that of psi 2 at x equals to 0। ठीक है, psi 1 और psi 2 आपके इक्वल होने चाहिए at x equals to 0 पे। ठीक है, और उनके डेरिवेटिव भी, अगर मैं psi 1 का डेरिवेटिव लूँ x के रेस्पेक्ट में और psi 2 का डेरिवेटिव लूँ x के रेस्पेक्ट में, तो वो दोनों ही आपके एट x इक्वल्स टू 0 पे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 पे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी दो बाउंड्री कंडीशंस है, पहली ये और दूसरी ये मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पे, और तब मैं देखता हूँ कि कैसे इक्वल होंगे। अगर मैं psi 1 की फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 पुट कर दूँ, psi 1 की जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी? ए ई आयोटा अल्फा एक्स प्लस बी ई माइनस आयोटा अल्फा एक्स। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक्सपोनेंशियल का टर्म यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0, ये 0 हो जाएगा। e की पावर 0 आपका क्या हो गया? e की पावर 0 इज 1 और इसमें भी b e की पावर 0, तो दोनों ही आपके क्या हो गए? a प्लस बी आ गया, a प्लस बी। तो psi 1 ऑफ x जो है एट x इक्वल्स टू 0 पे वो आ जाएगा a प्लस बी। ऐसे ही सेम अगर मैं psi 2 में पुट करूं, psi 2 में x इक्वल्स टू 0 पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? c प्लस डी मिलेगा, है ना, और ये दोनों होने चाहिए इक्वल। तो इसलिए फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से मुझे मिला कि a प्लस बी शुड बी इक्वल्स टू c प्लस डी। ओके, लेट्स कंसिडर दिस एज फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब अगर मैं उनके डेरिवेटिव्स को इक्वल रखूं तो डेरिवेटिव्स को इक्वल रखने से मुझे क्या मिलेगा? तो डेरिवेटिव्स निकालो पहले। तो psi 1 ऑफ x इज इक्वल्स टू ए ई आयोटा अल्फा एक्स प्लस बी ई आयोटा अल्फा एक्स माइनस। तो अब अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा psi 1 ऑफ x का विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपका आयोटा अल्फा आगे आ जाएगा, आयोटा अल्फा एक्स प्लस इसमें भी आपका माइनस आयोटा अल्फा आगे आ जाएगा, माइनस बी आयोटा अल्फा ई माइनस आयोटा अल्फा एक्स। ठीक है, तो अब अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो इट विल बिकम्स a आयोटा अल्फा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर 0 तो इट मीन्स 1 एंड b आयोटा अल्फा। ओके, तो ऐसे ही आपका psi 2 की वैल्यू भी आ जाएगी, psi 2 डैश एट 0, वो भी क्या आएगा? c आयोटा बीटा माइनस d आयोटा बीटा। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन तो आपकी सेम ही टाइप की है, बस c और d का फर्क था और अल्फा और बीटा का फर्क था। ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो a आयोटा अल्फा शुड बी माइनस b आयोटा अल्फा शुड बी इक्वल्स टू c आयोटा बीटा माइनस d आयोटा बीटा। ठीक है, अब इसमें से आयोटा सब में से कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल क्यों हुए? क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, और ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? बाउंड्री कंडीशन की वजह से, है ना, ये रे बाउंड्री कंडीशन सेकंड वाली, इसकी वजह से। ठीक है, तो अब अगर मैं इन्हें इक्वल रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आपका? ए अल्फा माइनस अल्फा बी इक्वल्स टू अल्फा ए माइनस अल्फा बी इक्वल्स टू बीटा सी माइनस डी। ठीक है, इसमें भी अल्फा कॉमन ले सकता हूं मैं, अल्फा ए माइनस बी इक्वल्स टू बीटा सी माइनस डी। ओके, तो यहाँ पे आपका a प्लस बी की इक्वेशन आ गई फोर्थ इक्वेशन, और यहाँ पे आपकी a माइनस बी की इक्वेशन आ गई, a माइनस बी इज नथिंग बट बीटा बाई अल्फा c माइनस डी, c माइनस डी। ओके, जिसे लेट सपोज हमने फिफ्थ इक्वेशन कंसिडर कर दिया। ठीक है,
फिफ्थ इक्वेशन। तो अगर हम फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को सोल्व करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को सोल्व करने से हमें ए और बी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ए और बी की वैल्यू मिलेगी। तो क्या करो सोल्व करने के लिए, सोल्व करने के लिए आसान तरीका क्या है, ऐड फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन। फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को आप ऐड कर लो। ठीक है, अगर आप ऐड करोगे तो इसमें a प्लस बी है और फोर्थ इक्वेशन में a माइनस बी है, तो आपका b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a आ जाएगा। a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इस साइड के तो दोनों ऐड हो रहे हैं और 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस साइड में क्या था आपका, उसमें c प्लस डी था और इसमें c माइनस डी है और बीटा बाय अल्फा है। तो बीटा बाय अल्फा तो आपका ये c बाय 2 को कॉमन ले लो दोनों में से, और यहाँ पे ऊपर वाले में 1 बचेगा और नीचे वाले में बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, उसके बाद डी वाले पोर्शन में ऊपर वाले में डी बाय 2 बचेगा और नीचे वाले पोर्शन में माइनस बीटा बाय अल्फा। ठीक, ठीक है, तो ये आपकी ए की वैल्यू आ गई। और ये ए की वैल्यू आप इक्वेशन फिफ्थ में पुट कर दो या फोर्थ में पुट कर दो और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी सी बाय 2 1 माइनस बीटा बाय अल्फा प्लस डी बाय 2 1 प्लस बीटा बाय अल्फा। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी बी की वैल्यू। ए और बी दोनों कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ली इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड सी एंड डी। सी और डी और अल्फा बीटा के टर्म्स में आ गई। अब हम आपकी बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे सेकंड रीजन के वेव फंक्शन पे और थर्ड रीजन के वेव फंक्शन पे। तो बाउंड्री कंडीशन कहती है कि आपका जो सेकंड रीजन का वेव फंक्शन होगा वो थर्ड रीजन के वेव फंक्शन के इक्वल होगा एट एक्स इक्वल्स टू ए पे। ठीक है, तो सेकंड रीजन का जो वेव फंक्शन है उसकी ए पे वैल्यू तो क्या हो जाएगी, सी ई आयोटा बीटा ए प्लस डी ई आयोटा माइनस बीटा ए। ओके, और थर्ड रीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड रीजन यानी थर्ड इक्वेशन जो है आपकी वेव फंक्शन की, उसमें अगर ए पुट कर दोगे वैल्यू तो एफ था, उसमें एक्सपोनेंशियल आयोटा था, अल्फा था और ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में से, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इस इक्वेशन अल्फा और बीटा के टर्म्स में, अब एक इक्वेशन में बना सकता हूँ सेकंड बाउंड्री कंडीशन से कि इनके जो डेरिवेटिव्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएंगे एट एक्स इक्वल्स टू ए वो भी इक्वल होंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं निकालूं इसका और उसे भी इक्वल रखूं तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, लेट सपोज एक इक्वेशन तो आपकी ये होगी, ठीक है, और एक इक्वेशन में बनाऊं इनके डेरिवेटिव्स को इक्वल रख के। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो सी और आयोटा बीटा आ जाएगा आपका आगे, और एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा और ए एक्स की जगह पे आ जाएगा ए, है ना। तो ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ पे माइनस डी आयोटा बीटा ई की पावर माइनस आयोटा बीटा ए इक्वल्स टू एफ आयोटा अल्फा ई की पावर आयोटा अल्फा ए। ठीक है, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस में आप क्या कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके सेकंड इक्वेशन को और इस फर्स्ट इक्वेशन को, इस वाली को और इस वाली को कंपेयर करके, कंपेयर आई मीन टू से दैट सब्ट्रैक्ट कर या तो ऐड कर लो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। ऐड करने से पहले आप इसे थोड़ा सेकंड इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेना। कैसे मॉडिफाई कर लोगे, पूरी इक्वेशन को आयोटा बी से डिवाइड कर देना। आयोटा बी से डिवाइड करते ही ई आयोटा बीटा ए माइनस डी ई माइनस आयोटा बीटा ए इक्वल्स टू एफ आयोटा से आयोटा कट जाएगा, आपका अल्फा बाई बीटा आ जाएगा ई आयोटा अल्फा ए। इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। तो अब इस इक्वेशन को और उसे सोल्व करना आसान है। ठीक है, तो अब इस वाली को और इस वाली इक्वेशन को ऐड कर लो और ऐड करके आपका क्या आ जाएगा, सी और डी की
वैल्यू निकल जाएगी, जैसे हमने ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट की थी उसी तरह से। ठीक है, तो आपकी सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी f/2 एक्स अल्फा प्लस वो 1 प्लस अल्फा बाय बीटा एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा माइनस बीटा ए। ये तो आपकी सी की वैल्यू आएगी, और डी की वैल्यू भी सेम इसी फॉर्म की आएगी f/2, इसमें प्लस आया था आपका, इसमें माइनस आएगा 1 माइनस अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा माइनस बीटा ए। ओके, तो ये आपकी सी की वैल्यू आ गई, वो आपकी डी की वैल्यू आ गई, ऊपर ए और बी की वैल्यू थी। ठीक है, तो ऊपर की क्वेश्चंस में आपकी ए और बी की वैल्यू थी, ए और बी की वैल्यू सी और डी के टर्म्स में थी। ए और बी की वैल्यू जो है आपकी वो सी और डी के टर्म्स में थी, ध्यान से समझिए बात को। ठीक है, तो सी और डी की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें जो हमने अभी निकाली है, तो आपकी ए और बी की वैल्यू एफ के टर्म्स में आ जाएगी। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी एंड डी इन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ एफ। ठीक है, एफ के टर्म्स में हमें ए एंड बी मिल जाएगा। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी हमें f/4 एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा ए 1 माइनस बीटा बाय अल्फा 1 प्लस अल्फा बाय बीटा। ठीक है, एक में बीटा बाय अल्फा है, दूसरे में अल्फा बाय बीटा है। आफ्टर दैट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा, वो सॉरी बीटा अल्फा, बीटा के आगे अल्फा नहीं आएगा, ए आएगा, बीटा ए। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल में है, अगर एक अल्फा है एक बीटा है तो दूसरा ए है जो एक्स की प्लेस पे आया है, प्लस 1 माइनस बीटा बाय अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा बाय बीटा। ठीक है, इसमें दोनों माइनस है, ठीक है, इसमें दोनों प्लस है। ठीक है, आफ्टर दैट एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा अल्फा। ओके, so this is the value of a in terms of f। अब ऐसे ही आप वैल्यू b लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ f, दैट विल बी नथिंग बट f/4 एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा ए। ओके, इतना पार्ट दोनों का सेम है। आफ्टर दैट उसमें आपका प्लस प्लस माइनस माइनस आया है, इसमें माइनस प्लस प्लस माइनस आएगा। ओके, यहाँ पे 1 माइनस बीटा बाय अल्फा माइनस हो गया, प्लस आएगा अल्फा बाय बीटा, और ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा ए। उसके बाद प्लस, उसके बाद 1 माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस प्लस बीटा बाय अल्फा माइनस अल्फा बाय बीटा एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा ए। ओके, so this is the value of b in terms of f। ये आपकी f के टर्म्स में b की वैल्यू आ गई। ओके, a और b की दोनों की वैल्यू निकाल ली हमने इन टर्म्स ऑफ f, f के टर्म में निकाल ली। अब अगर मैं क्या करूं, इस f को इसके डिवाइड में ले जाऊं, ठीक है, तो मुझे a बाय f की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे a बाय f की वैल्यू। और अगर उस वैल्यू का मैं रेसिप्रोकल कर लूं तो मुझे f बाय a की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे किसकी मिल जाएगी, f डिवाइड बाय a की वैल्यू। कैसे मिलेगी, पहले तो f को a के डिवाइड में ले जाना है इस साइड, ठीक है, और उसके बाद क्या है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो f बाय a क्या आ जाएगा आपका, f बाय a आएगा 4e माइनस अल्फा a डिवाइड बाय
अब वो जितने टर्म्स थे आपके वो सब डिवाइड में आ जाएंगे, 1 प्लस बीटा बाय अल्फा, ठीक है, 1 प्लस अल्फा बाय बीटा, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी था ना, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा ए, माइनस आयोटा बीटा ए, उसके बाद प्लस, अब फिर क्या थे, दोनों के दोनों माइनस में थे, 1 माइनस बीटा बाय अल्फा और 1 माइनस अल्फा बाय बीटा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा अल्फा, अल्फा नहीं सॉरी ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आपका एफ बाय ए आ गया, एफ बाय ए, ओके। सो एफ बाय ए जो है, एफ आपका लास्ट ट्रांसमिशन है, मतलब जो लास्ट में आपकी वेव निकलेगी वो है ना, उसका एम्पलीट्यूड है, और ए आपका स्टार्टिंग में जो वेव जा रही है उसके बारे में बता रहा है ना, उसका एम्पलीट्यूड है। तो इन दोनों का जो रेशो है वो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को डिसाइड करने वाला है, और ट्रांसमिशन को, सॉरी, क्योंकि लास्ट ट्रांसमिटेड है ना, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को वो बताएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या रिलेशन होंगे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से, है ना। तो अब हमने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकाल ली और वेव फंक्शंस निकले, और अब हम निकालेंगे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स, so the value of reflection coefficient will be reflected flux, that is JR, है ना, and divided by incident flux, incident flux, that is JI, ओके। सो इनके फॉर्मूले आपके क्या क्या हैं वो मैंने पीछे एक बार डेराइव भी किए हुए हैं और वीडियोस में किए हुए हैं, तो और वीडियोस आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, सीधी सी बात है, रिफ्लेक्टेड फ्लक्स जितनी आउटवर्ड गई और जितनी इनवर्ड आई थी इंसिडेंट फ्लक्स, उनका रेशो तो होगा, लेकिन इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा आपका, एच कट अल्फा बाय एम बी मोड स्क्वायर अपॉन, और इसका फॉर्मूला क्या होगा ऐसे, एच कट अल्फा बाय एम ए मोड स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले कैसे आए आपके इनके, ये आप लास्ट वीडियोस देख सकते हो, बाकी वीडियोस देखोगे तो उनमें इसका भी डेरिवेशन है कि ये किस तरह से आई, स्टार्टिंग वीडियोस देखोगे तो ये पार्ट तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बी बाय ए का मोड स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।